Hello everyone, myself Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing our discussion of the question paper of Introductory Econometrics BA Economics Honors Semester 4 the University question paper of 2025. क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं हम लोग अभी. देखिए क्या कहता है आपको, ये कह रहा है एन इन्वेस्टिगेटर एस्टिमेटेड द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन फॉर कार्स इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कार्स एक्सटर्नल कंज्यूमर इनकम. यानी यहाँ पे जो वाई है, वाई इट इज द वाई इज द डिमांड फॉर कार्स, x2 इज प्राइस ऑफ कार्स, x3 इज इनकम. ठीक है, डेटा है क्वार्टरली डेटा फ्रॉम 2000 टू 2019. तो 2000 से 2019 20 साल होते हैं, है ना. मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको काउंटिंग करके बताई थी, अब यहाँ काउंटिंग नहीं करूँगा, आप खुद से दिमाग लगाओ. मैंने बताया हुआ क्लास में आपको, हम स्टार्टिंग ईयर एंडिंग ईयर दोनों लेते हैं, तो इनके बीच में 90 ईयर्स का गैप है. स्टार्टिंग और एंडिंग में से एक आप ऐड कर देंगे तो 20 ईयर्स हो जाते हैं आपके पास. तो N20 और एक क्वार्टरली डेटा है तो N हो गया यहाँ पे 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 यानी कि 80. अच्छा जी, अब वो बोल रहा है क्या, ये आपके पास रिग्रेशन मॉडल है, आर स्क्वायर है, पैरामीटर्स हैं और उनके जो एस्टिमेटर्स हैं पैरामीटर्स के और उनके स्टैंडर्ड्स गिवन है आपको. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आर द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं. तो पहले प्राइस को हम चेक करते हैं. तो लिखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ, या पहले मॉडल इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. रिग्रेशन मॉडल इज क्या है, वाई कैप आई इज इक्वल टू, अच्छा रिग्रेशन मॉडल इज वाई कैप आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा पी, ये प्राइसेस का है, और x2 या बीटा 2 ही कह लीजिए क्योंकि वरना फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे. यहाँ x2 लिखा हुआ है तो पिछले क्वेश्चन में सेकंड में मैंने बीटा वाई या बीटा आर ऐसे लिखवा दिया क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल्स ही x2 x3 ना होकर आर वाई एक्स जेड की फॉर्म में थे. तो यहाँ से कर लीजिए बीटा 3 x3 आई, और ये मेरे पास वाई कैप आई है. ठीक है, और ये वैल्यूज़ क्योंकि वाई कैप आई है तो यहाँ पे कैप लगेगा इनके ऊपर, राइट. अब हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ बीटा 2. हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ बीटा 2. एच नॉट क्या होगा, नल हाइपोथेसिस दैट बीटा 2 इज 0. ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ऑल्टरनेटिव लेते हैं हम इकोनॉमिक नोशन से. साइन नहीं देखते, यहाँ पे क्या साइन है वो नहीं देखना है, नेगेटिव साइन है यहाँ पे या पॉजिटिव साइन है, ये साइन मुझे नहीं देखना है. मैं नोशन देखूंगा. मेरा इकोनॉमिक नोशन क्या है, डिमांड का प्राइस से कैसे रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. तो इकोनॉमिक्स में ये रिलेशन नेगेटिव होना चाहिए, बीटा 2 लेस देन 0. इट इज सिंगल डेल टेस्ट. मैं एक बात आपको लेक्चर में कई बार समझाई है, बार बार हमने पूरी इकोनोमेट्रिक्स जर्नी में इसको डिस्कस किया है कि आपको हाइपोथेसिस जो सेट करना होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैसे पर इकोनॉमिक नोशन सेट करना होता है. समझ ना आए तो टूटल कर लीजिएगा, समझ ही नहीं आ रहा है तो टूटल कर लीजिएगा, लेकिन उसमें आधा एक नंबर कट सकता है. कुछ टीचर नहीं काटते हैं, कुछ काटते हैं. तो मेरा मानना यह है कि आपको जब नोशन, आप जब हाइपोथेसिस सेट करें तो इकोनॉमिक नोशन की आपको जानकारी ज़रूरी है. इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो उसके बिना आप सेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको देख के सेट करना है. सिंगल डेल टेस्ट है तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे बीटा 2 कैप की वैल्यू क्या है मेरे पास. बीटा 2 कैप की वैल्यू है मेरे पास 2.7975 माइनस 2.7975 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 कैप क्या है, इसका स्टैंडर्ड एरर है मेरे पास 0.8122. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, t इज इक्वल टू बीटा 2 कैप माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 कैप, यानी माइनस 2.7975 डिवाइड बाय 0.8122. वो माइनस 0 से फ़र्क नहीं पड़ता उसको कुछ भी. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.7975 डिवाइड बाय 0.8122
इट इज़ 3.444 है, 3.44 कर लीजिए, 3.44। अब यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, एम मैंने बताया था कितना आ रहा है, 20 ईयर्स हैं और 4 है, तो 24 ज़र 80, एन इज 80, तो 80 माइनस 3, 3 पैरामीटर 77। तो कितने लेवल पे चेक करना है मेरे को, इसको बोला नहीं है तो 5% पे चेक करना है। अल्फा 0.055%, तो टी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, टेबल से चलते हैं जी। डिग्री फ्रीडम मेरा 77 है, क्यों रुक गए सर आप, इसको क्या हो गया, अच्छा इस वजह से रुका हुआ था। 77 तो सर मेरे पास है नहीं, 60 है और 120, एवरेज कर लेंगे चलिए, 60 120 का एवरेज कितना आएगा, 90 आएगा, मगर कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं मेरे पास। 5% पे 0.05, तो यहाँ से 0.05 जो है ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ लास्ट कॉलम है, फिफ्थ लास्ट कॉलम में 1 2 3 4 5, 1.671 1.658, इसका एवरेज कर लीजिए, तो 1.65 के आसपास आ जाएगा, है ना, 6 के आसपास, 65 और 6 1.66 ऑलमोस्ट। तो टी अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 1.66, टी आ रहा है 3.44 और ये माइनस में, तो एब्सोल्यूट टी जो आ रहा है, एब्सोल्यूट टी इज बिगर देन टी अल्फा, देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, यानी जो डिमांड है उसका प्राइस के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशन है, डिमांड फॉर कार इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ कार्स, डिमांड का प्राइस से सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। ठीक है जी, अब आते हैं इस पे, किस पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ बीटा 3, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ बीटा 3। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस का बीटा 3 इज इक्वल टू 0। ऑल्टरनेटिव, डिमांड का इनकम से कैसे रिलेशन होता है सर, डिमांड का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे अब देखिए साइन गलत आ रहा है, ये साइन गलत तब आता है जब मल्टी कोलिनियरिटी होती है, ठीक है, ये इसका इंडिकेशन है। मगर हम हाइपोथेसिस अपने इकोनॉमिक नोशन सेट करते हैं, इकोनॉमिक नोशन कहता है डिमांड ऑफ कार्स का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसलिए हम यहाँ पे H1 क्या लेंगे, बीटा 3 मोर देन 0। किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो टू टेल ले सकता है, लेकिन नोशन पता होना चाहिए वैसे आपको। तो इट इज अ सिंगल टेल टेस्ट। अब मेरे पास बीटा 3 कैप की क्या वैल्यू है, ये है -0.3191 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 कैप की क्या वैल्यू है, ये है 0.4003। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा t इज इक्वल टू बीटा 3 कैप माइनस बीटा 3 अपॉन स्टैंडर्ड एरर और बीटा 3 कैप यानी -0.3191 अपॉन 0.4003 जाएगा, माइनस कितना, .3191 डिवाइड बाय 0.4003 माइनस 0.797, 0.8 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 80 माइनस 3 यानी कि 77 है, अल्फ़ा है 0.05, टी अल्फ़ा की वैल्यू जो अभी हमने ली थी वही लेनी होगी 1.66 अप्रॉक्सीमेटली, टी अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एक्चुअली पता नहीं चल रही मेरे को 1.66। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट टी है, एब्सोल्यूट टी इज लेस देन टी अल्फ़ा, देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट H0। मतलब डिमांड का प्राइस, डिमांड के इनकम के साथ कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। दिस मीन्स डिमांड फॉर कार्स इज नॉट statistically significantly related with the income,
ऑफ कंज्यूमर्स। डिमांड का इनकम के साथ कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मुझे यहाँ से एक चीज़ बड़ी साफ पता चलती है, डू यू थिंक दैट देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द अबव रिग्रेशन? ये क्वेश्चन इतना कॉमन है आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, इतना कॉमन है इसकी हद ही नहीं है। मतलब इतना डायरेक्टली, अब मुझे लगता है इतना डायरेक्ट पूछा है आपसे। देखो, आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव में मेरे साथ कि अगर इनकरेक्ट साइन आ रहे हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट साइन आ रहा है क्योंकि डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इनकरेक्ट साइन आ रहा है यहाँ पे मेरे पास एक। तो अगर साइन इनकरेक्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं उसका, देखो अगर साइन इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट साइन है, और कोई एक या एक से ज्यादा कुछ आपके पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट आ जाते हैं, यहाँ पर बीटा 3 इनसिग्निफिकेंट आ रहा है और आर स्क्वायर हाई आता है, यहाँ पे आर स्क्वायर भी हाई आ रहा है 0.9778, तो ये साफ साफ बताते हैं यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी है। तो डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम? यस, क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व अ प्रॉब्लम इन द गिवन स्ट्रक्चर। क्या प्रॉब्लम है? हेयर demand for the sign of income coefficient is incorrect because as per economic notion demand for cars should be positively related with the income. ये सब लिखना है सर, लिखना है। Demand for cars should be positively related with the income of the consumer, but here the sign is negative, which is incorrect. Second, the statistical significance of beta 3 is या ऐसे कह लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे कह लीजिए, beta 3 is statistically insignificant. And third, R square is very high. So if we have incorrect sign, insignificant T ratios and high R square, these indicate the presence of multicollinearity in the data. तो डेटा में multicollinearity present है। ठीक है, अब उसके कंसिक्वेंसेस पूछ लेगा, रेमेडी पूछ लेगा। कंसिक्वेंसेस पूछ रहा है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम डिटेक्टेड, या तो कंसिक्वेंस पूछता है, रेमेडियल पूछता है। इतना मतलब कॉमन हो गया क्वेश्चन ये वाला। तो अब कंसिक्वेंसेस क्या है सर? आपने पढ़े में सारे के सारे, थ्योरेटिकल भी पढ़े हैं कि अनबायस्ड रहता है लेकिन हाई आर स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। पहला कंसिक्वेंस देखिए, लार्ज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर्स, variance and standard errors of OLS estimators become large. दूसरी, wider confidence intervals. भाई CI क्या होता है? CI होता है बीटा आई कैप प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा आई कैप। अब क्योंकि स्टैंडर्ड एरर बड़ा है तो इंटरवल बड़ा आएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर लार्ज. Due to this, the confidence intervals become wider. तीसरी बात आती है insignificant T ratios. T क्या होता है? T is equal to beta cap I upon standard error of beta cap I. Since T is equal to beta cap I upon standard error beta cap I, large standard errors will produce small t values, which make them statistically insignificant. ठीक है, अगला आता है high R square. द वैल्यू ऑफ, क्योंकि आपस में कोरिलेशन हो गया ना, इसलिए आर स्क्वायर बढ़ा जाता है। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर बिकम्स वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक लास्ट कंसिक्वेंस है, द OLS एस्टिमेटर्स एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स बिकम हाईली सेंसिटिव टू द डेटा। डेटा में ज़रा सा चेंज लेकर आएंगे तो OLS एस्टिमेटर्स और उनके स्टैंडर्ड एरर्स में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। राइट, क्लियर है? अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या? शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड एज स्क्वायर्ड कोरिलेशन बिटवीन एक्चुअल वाई वैल्यूज एंड द वाई वैल्यूज एस्टिमेटेड फ्रॉम द रिग्रेशन मॉडल। यानी ये कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू कोरिलेशन वाई कैप आई का स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोरिलेशन वाई कैप आई का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन मैंने डेरिवेशन में आपको बहुत बार करवाए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी वर्कशीट। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 28, 29, 30 का फर्स्ट पार्ट, ये यही बात आपसे कह रहा है। वो हर बार पूछता है, बस कहने का थोड़ा अंदाज़े बयां, जो कहते हैं ना अंदाज़े बयां, बदल देता है, वही है खाली।
देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आर स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर होता है आपका ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस। क्या, इससे पहले एक चीज़ और करता हूँ, देखिए इससे पहले काम और कर लेते हैं, कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। टी एस एस क्या है? वी नो दैट टी एस एस इज समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, मीन्स आप कह सकते हैं समेशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर। ई एस एस इज समेशन वाई कैप आई माइनस वाई कैप बार का स्क्वायर, यानी समेशन स्मॉल वाई कैप आई का स्क्वायर। आर एस एस इज समेशन वाई आई माइनस वाई कैप आई का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं समेशन ई आई स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं। अब आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर होता है ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस, मीन्स आर स्क्वायर इज समेशन वाई कैप आई का स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे प्रूव करना है आर स्क्वायर जो है इसके इक्वल है। ठीक है, अब एक पासिंग नोट में बताता हूँ आपको, आपको ऐसे पता होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछता है वो कोरिलेशन एक्स वाई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है आपको, पढ़ा है आपने कोरिलेशन में। वो कह रहा है आपको बताना है कोरिलेशन वाई आई और वाई कैप आई में। तो कोरिलेशन वाई आई वाई कैप आई क्या होगा? ये होगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर वाई कैप आई माइनस वाई कैप बार का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर इंटू समेशन वाई कैप आई माइनस वाई कैप बार का स्क्वायर। या आप ऐसा कह सकते हैं इसको समेशन, ओह मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, एक मिस्टेक कर दी, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, बाय मिस्टेक लिख दी। ये हो गया समेशन वाई आई वाई कैप आई अपॉन अंडर रूट समेशन वाई आई स्क्वायर समेशन वाई कैप आई का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका कोरिलेशन। अच्छा जी, अब देखो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं वाई आई क्या होता है। वाई आई होता है वाई कैप आई प्लस ई आई, यानी समेशन वाई आई इज समेशन वाई कैप आई प्लस समेशन ई आई, यानी समेशन वाई आई इज इक्वल टू समेशन वाई कैप आई, मीन्स अगर आंसर डिवाइड करते हैं वाई बार इज इक्वल टू वाई कैप बार। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लूँ तो यानी वाई आई माइनस वाई कैप वाई बार इज इक्वल टू वाई कैप आई माइनस वाई कैप बार प्लस ई आई। और ऐसा कहा जा सकता है स्मॉल वाई आई इज इक्वल टू वाई कैप आई स्मॉल प्लस ई आई। ठीक है, अब देखो कोरिलेशन वाई आई वाई कैप आई जो है वो है समेशन वाई आई, इसका स्क्वायर चाहिए मेरे को, है ना, समेशन वाई आई वाई कैप आई का स्क्वायर। और जब मैं स्क्वायर करूँगा ना तो नीचे से स्क्वायर रूट जब हट जाएगा, जब मैं इसका स्क्वायर को नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपॉन आ जाएगा अंडर रूट नहीं आएगा, मैं भी बोल रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ, आएगा समेशन वाई आई स्क्वायर इंटू समेशन वाई कैप आई स्क्वायर। अब आप देखिए ज़रा, मेरे को एक चीज़ मिल गई, नीचे समेशन वाई आई स्क्वायर आ गया, ऊपर बस समेशन वाई आई स्क्वायर चाहिए, यानी ये जो एक टर्म है इसमें हटानी है, बहुत सिंपली हट जाएगी, बहुत आसानी से। समेशन ये वाई आई की जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। समेशन वाई आई की जगह आ जाएगा क्या, वाई कैप आई प्लस ई आई इंटू वाई कैप आई पूरे का होल स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर इंटू समेशन वाई कैप आई का स्क्वायर। ऊपर आप ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या आएगा, समेशन वाई कैप आई इंटू वाई कैप आई हो जाएगा वाई कैप आई का स्क्वायर प्लस समेशन ई आई वाई कैप आई, इस पूरे का होल स्क्वायर है, अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन वाई कैप आई स्क्वायर। ये जो टर्म होती है आप प्रॉपर्टी से पढ़कर आए हैं, ई आई वाई कैप आई का समेशन 0 होता है, तो दिस इज इक्वल टू
समेशन वाई कैप आई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन समेशन, ये प्लस लिख दिया गलती से मैंने, क्या हो रहा है भाई, इनटू समेशन वाई आई स्क्वायर इंटू समेशन वाई कैप आई स्क्वायर। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज समेशन ई आई वाई कैप आई इज ज़ीरो। तो अब यहाँ पर क्लियरली आप देखेंगे अगर, तो एक स्क्वायर जो इस टर्म से कट जाएगा, बच जाएगा क्या, आई विल बी लेफ्ट विद समेशन वाई कैप आई स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट, ये क्या है, आर स्क्वायर है, फ्रॉम 1, ये इसको 2 कह दीजिए। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोरिलेशन वाई आई वाई कैप आई का स्क्वायर। यही उसने प्रूव करने को आपको कहा था कि प्रूव कर दीजिए कोफिशिएंट डोमिनेशन आर स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर्ड कोरिलेशन बिटवीन वाई आई एंड वाई कैप आई, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये प्रूफ्स क्लास में भी कई बार करे हुए हमने, ठीक है, आसान है, कई बार आया हुआ इसलिए आपको ज़रूर आता होगा, आप अब तक पढ़ चुके होंगे ज़रूर इसको। जब आप ये 10 years कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली आप पहले कर चुके हैं, सिलेबस कर चुके हैं, आप इसको समझते हैं अच्छी तरह से ज़रूर। फिर भी ये करके इसलिए दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको कोई भी क्वेरी अगर हो, कोई बात ऐसी हो जो पता ना चल रही, तो आप समझ जाएँ उसको। अभी भी कोई डाउट है, ये करने के बाद भी लग रहा है कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो स्वागत है आपका, डाउट क्लास में आइए, डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, राइट, ओके, थैंक यू।